अलग चलो शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, विच इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। फ्रिक्शन के बारे में हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एनएलएम में हमने बात की थी कि 4 तरह के अपने फोर्सेज होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ऑलराइट, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को और अगर डाइसेक्ट करें और अगर उसका फर्दर पार्ट देखें तो एक सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसको आप कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और फोर्सेज हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बायोन्सी फोर्स, विस्कस फोर्स वगैरह वगैरह। कॉन्टैक्ट फोर्सेज को अगर हम डिटेल में देखें तो इसके 4 पार्ट हमने किए थे। हमने कहा था नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये 4 आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। ये वाले 3 पोर्शन तो हमने एनएलएम के चैप्टर में पढ़ लिए, जहाँ पे हमने कहा नॉर्मल है आपकी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, कंप्रेसिंग होएगा। टेंशन जो होएगा अलॉन्ग द स्प्रिंग होएगा, हमेशा पुलिंग होएगा, स्प्रिंग होएगा वो अलॉन्ग द स्प्रिंग होएगा, और आपका पुलिंग और पुशिंग दोनों हो सकता है। अब बात करने का टाइम आया है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। सो नॉर्मल जो आपका टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नाउ इस पर अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स में, तो फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका ब्लॉक रखा था, उस ब्लॉक को हमने प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं कि उस ब्लॉक को हमने खींचा, हमने फोर्स लगाया। सो एनएलएम में जो हमने बात पढ़ी, हमने कहा कि F = ma होता है, उस हिसाब से इसमें एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए था। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि आगे मूव नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको रोक रहा है मूव करने से। वो फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये रेस्ट पे था तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको अपोज कर रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स हम कहते हैं कि इट्स सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो वो आपकी अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको भी अपोज करता है, या फिर इवन टेंडेंसी भी है, बॉडी मूव करना भी चाहे वो उसको भी अपोज करता है। डायरेक्शन ऑलवेज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इसकी डायरेक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होएगी। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो है कि ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो जहाँ पे आपकी टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसको भी अपोज करेगा। तो बॉडी मूव नहीं भी किए तो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में। अगर मूव इधर करने की इच्छा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, मूव इधर करने की इच्छा है फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट। हालांकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को हम ये कहते हैं कि आपका ये नेसेसरी इवल है। ठीक है, इवल फोर्स है, आपकी एनर्जी खा जाता है, आपका जो बहुत सारा वर्क डन होता है, जो आपने एनर्जी दी है सिस्टम को या वर्क किया वो फ्रिक्शन में, घर्षण में, या फिर वो जो आपके रेजिस्टिव फोर्सेज है उनके अगेंस्ट वो खर्च हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज बिना फ्रिक्शन के आप काम भी नहीं कर सकते। अगर मैं इस पेन को यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये तो हालांकि डिजिटल बोर्ड है, पर अगर मैं यहाँ पे चौक से बोर्ड पे लिखना चाहूँ, पेन से आप कॉपी पे लिखते हैं, वो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्कूटर पे बैठते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और कार पे, बस पे बैठे हैं और फ्रिक्शन ना हो, तो आप जैसे बॉल फ्लोर पे रोल करती है कार के या बस के, वैसे ही आप भी रोल करेंगे। फ्रिक्शन आपको एक जगह टिका के बैठने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी फोर्स है, नेसेसरी इवल है, ज़रूरी भी है लेकिन एनर्जी भी खा जाता है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अगर इसके फ्रिक्शन के टाइप देखेंगे तो कुछ किताबें, कुछ टीचर्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ चीज़ पढ़ा देते हैं। फ्रिक्शन बस 2 टाइप का होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 ही टाइप है फ्रिक्शन के। राइट, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये आपका अराइजेज व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो 2 बॉडीज है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उस टाइम पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, या फिर इसको हिंदी में हम टर्म करते हैं इच्छाधारी फोर्स। इच्छाधारी फोर्स इसलिए कि जितना आपका अप्लाइड फोर्स होएगा उतना ही आपका इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, तब जब बॉडी मूव नहीं कर रही है। राइट, एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। अभी डिटेल में देखेंगे इसको। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इसका पैरेलल टू द सरफेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस केस में आता है कि ये आपकी बॉडी रेस्ट पे है, एम मास, और ये आपकी बॉडी रेस्ट पे है, और ये आपने फोर्स F लगाया। इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो जितना फोर्स आपने लगाया ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कम होगा तो बॉडी चल देगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब तक ये चल नहीं रही है तब तक उस केस में अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। नेक्स्ट इसके बारे में कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन द, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, एफ मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय आपका नॉर्मल रिएक्शन। नोटिस करना है नॉर्मल रिएक्शन है, mg नहीं है, ध्यान रखना। कई बार लोग स्टूडेंट इस चीज़ को गलत कर जाते हैं एग्जाम हॉल में।
तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम लिखते हैं एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। राइट, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद बात करते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, म्यू एस जो है आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जो म्यू एस है, बिकॉज ये भी डायमेंशन फ्रिक्शन की और सर ये भी फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन है, ये भी आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो म्यू आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इट अराइजेज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, हालांकि सो ये बॉडी है और ये बॉडी मान लीजिए इस वक्त 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इफ दैट इज द केस, फ्रिक्शन कौन सा होगा? अक्सर लोग यहाँ पे जवाब देते हैं सर ऑब्वियसली काइनेटिक। नहीं, डिपेंड करेगा। अगर आपका नीचे एक और ब्लॉक है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो उस केस में ये वाला सिनेरियो हो गया, यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होएगा कि ये वाली बॉडी है, ये आपकी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, हाँ नहीं, तो यहाँ पे भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ के, और यहाँ पे भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। उस केस में रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द सरफेस, इफ दैट इज द केस आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्स, तो इसकी बात करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, पैरेलल टू द सरफेस होएगा और आपके रिलेटिव मोशन के अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। और टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। 2 टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरे को कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है आपके सिलेबस में, कैलकुलेशन नहीं है, हालांकि मैं आपको डिस्कशन है थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दूंगा, पर आपको ध्यान रखना है बिकॉज नीट में और मेंस में इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट इस पर बात करते हैं बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। चलो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन द कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन, आपका म्यू के और आपका नॉर्मल जो है रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लिखते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के अगेन फिर आपकी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान रखना, म्यू एस और म्यू के दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दो जो आपकी बॉडीज़ हैं उनके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो ड्राई है बेटे, वो आपकी रफ है, स्मूथ है, पॉलिश है, अनपॉलिश है, उसके वजह से आपकी म्यू की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन उसमें हम यहाँ पे कहीं पे भी एरिया की बात नहीं करते हैं, हम बस 2 सरफेस टाइप की बात करते हैं। 2 सरफेस के बीच में आपको म्यू पता होगा, एन पता होगा, काम हो जाएगा। एरिया आपने डबल कर दिया, हाफ कर दिया, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट है उसके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। छोटा सा डिस्कशन है इसका आपके सिलेबस में। रोलिंग फ्रिक्शन हमको डिफाइन करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू आर एन बाय आर। ये छोटा आर है, राइट। यहाँ पे जो छोटा आर है दिस इज रेडियस ऑफ द व्हील। तो अगर आपका कोई व्हील या पहिया या सिलेंडर या फिर स्फेयर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है, ये आपका सिनेरियो हो रहा है, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन को हम कहते हैं म्यू आर एन बाय आर। एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है और आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द रोलिंग व्हील और साइकिल है, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यू आर जो है वो अब यहाँ पे डायमेंशनलेस नहीं होएगा, उसकी डायमेंशन आपकी लेंथ की आ जाएंगी, बिकॉज ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया और ये आर है, तो म्यू की डायमेंशन आपकी यहाँ पे लेंथ की आ जाएंगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, बहुत कम वैल्यू होती है इसकी। इसी वजह से चीज़ों को हम धक्का देने की बजाय गुड़काना या उसको रोल करना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनली हम ऐसा करते आए हैं, जब मैं ये कैलकुलेशन भी नहीं थी लॉन्ग बैक, उस टाइम भी जब व्हील बना तो लोगों ने कहा अरे ये व्हील से तो आपका काम आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया बिकॉज वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है रोलिंग फ्रिक्शन वो आपका कम होता है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में 1-2 बार ये लाइन पे ही सवाल पूछे होंगे, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होएगा, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, आपको ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ देता हूँ आपके लिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफन क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज वाई हैवी लोड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्लेसिंग देम ऑन कार्ट्स विद व्हील्स, राइट। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और उसमें कवर करते हैं बेटा। यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बीच जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्या है। सिनेरियो ये है कि आपने एक ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक के ऊपर आपने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है।
और पहले ये रेस्ट पे था, अब ये धीरे धीरे उसके बाद एक स्टेज आएगी जब ये धीरे धीरे फोर्स आप बढ़ाए जा रहे हैं, एक स्टेज आएगी जब ये आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा। नाउ शुरू में यहाँ पे जो फोर्स होएगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल आएगा आपका, ठीक है। वो आपके रेस्ट पे जो बॉडीज़ है उनके ऊपर काम करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है इस तरफ आपका अप्लाइड फोर्स है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। नोटिस करना यहाँ पे ये एंगल अगर कोई पूछ ले किसी दिन आपसे, तो बेटा ये 45 डिग्री का एंगल होएगा, 45 डिग्री का एंगल होएगा। वाई? बिकॉज ये वाला और ये वाला दोनों एक्सिस पे जो फोर्सेस है उन दोनों की वैल्यू बराबर है। एक स्टेज आएगी जब यहाँ पे आपका ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पहुंचेगी, तो ये एफ एस मैक्सिमम आपका आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। उसके बाद आपकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की हो जाएगी, तो ये आपका एफ के आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। उसका रीज़न हम इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, ऐसे इंटरलॉकिंग होती है, तो जो बहुत देर से चीज़ एक जगह पे रखी हुई है, हम कहते हैं वहाँ पे टेम्परेरी बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब यहाँ हम कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड या उस तरह के बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं बस उनके बीच में आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, तो उनके टेम्परेरी बॉन्ड ऐसे बन गए। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अपना टेबल देखोगे तो बहुत स्मूथ सरफेस आपको लगेगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे भी पहाड़ बने हुए हैं ऐसे, और वो आपस में ऐसे एक काइंड ऑफ उनका टेम्परेरी बॉन्ड्स या इंटरलॉकिंग बोलते हैं, वो हो जाती है। उस इंटरलॉकिंग को शुरू में जब आप पहली बार मूव करते हैं, उसे ब्रेक करने में आपको एफर्ट लगता है। एक बार वो ब्रेक हो गया, उसके बाद स्मूथली चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, आपका एफर्ट कम हो जाता है, और उसी से हम आपका एक्सप्लेन करते हैं कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से। राइट, चलो राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ पे कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो हम कहते हैं द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका सिनेरियो ये है कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर आपने यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स लगाया, यहाँ पीछे इस डायरेक्शन में देखोगे ये आपका ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे पीछे आपका ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये आपका ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं, ये दोनों क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, तो कई बार यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। वो होएगा आपका √f² + m², ये आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। नाउ ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं, इसका नॉर्मल से या वर्टिकल से जो डायरेक्शन ये एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। राइट, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आती है tan थीटा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू। राइट, इसकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई? वो ऐसे आई कि बेटा ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इसको आप लिखोगे Fs आएगा ये, और इस Fs को आप लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे देखोगे ये आपका n है, डिवाइड करोगे तो म्यू आपकी वैल्यू हो जाएगी। सो tan थीटा इज म्यू। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, जिसके बाद बॉडी जब आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखी है वो अपने आप नीचे स्लाइड करने लगे, वो अपने आप मूव करने लगे ड्यू टू इट्स ओन वेट। दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। मैं आपको एक बार ये डेमो करके दिखाता हूँ। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन मैनेज। ओके, सो ये अपना स्नैरियो है, खुद गिरा, कि ये अपना मान लो इंक्लाइन प्लेन है और इस पे ब्लॉक को आपने ऐसे रखा हुआ है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे नोटिस करना है, ब्लॉक को हमने यहाँ पे रख दिया है, अभी हॉरिजॉन्टल है, जैसे इसको इंक्लाइन प्लेन मानना, जैसे जैसे मैं इसको आगे मूव करूँगा, अब हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, देयर वुड कम एन एंगल, एक एंगल आएगा वो जहाँ पे ब्लॉक अपने ही वेट की वजह से आगे मूव करना लगेगा, और इस पर्टिकुलर एंगल को हॉरिजॉन्टल से इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इस पे बॉडीज इंक्लाइन प्लेन पे ड्यू टू देयर ओन वेट आगे वो मूव करने लगती है, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आ जाती है ना। यहाँ पे भी म्यू एस, यहाँ पे भी म्यू एस। तो बड़ी खुशखबरी हमारे लिए ये है कि दोनों डेफिनेशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिनेरियो अलग है। ठीक है, ये सिनेरियो है कि ज़मीन पर रखी गेंद का ज़मीन पर रखी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इंक्लाइन पे अपने आप नीचे आ रहा है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो कई जगह पे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इसको। हम कहते हैं आपका इंक्लाइन प्लेन पे रखा और हमने कहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, तो उसका मतलब इंटरचेंजेबली एंगल ऑफ रिपोज भी मान सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थ्योरेटिकली ये वैल्यूज दोनों आई, दोनों की एप्लीकेशन अलग है ऑल दो अलग। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद बात करते हैं बेटा ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर हमने इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आपका थीटा, उस जो है वो वैल्यू वो आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, उस केस में आपके जो ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बिकॉज नीचे लगने वाला फोर्स आपका एम जी साइन थीटा, ऊपर लगने वाला फोर्स आपका म्यू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी आपका जी कॉस थीटा। तो ये आपका एक्सेलेरेशन म्यू जी कॉस थीटा जी साइन थीटा में से माइनस हो जाएगा। यही सिनेरियो है कि अगर आप ऊपर पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इसको ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एक और इसमें सिनेरियो आपके इस तरह के सवाल आते हैं कि आपका एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। नाउ इस ब्लॉक को आप फोर्स लगाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में या फिर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, नहीं इसमें नहीं लगाते हैं। इस फोर्स को आप इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं और कहते हैं इस फोर्स के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो यहाँ पे अगर आप जीरो फोर्स लगाएंगे तो एम जी साइन थीटा से ब्लॉक आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फोर्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितनी लगाएं कि आपका ब्लॉक मूव ना करे, मैक्सिमम कितनी लगाएं कि ब्लॉक मूव ना करे। इसके आंसर आते हैं आपके मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको आप लिखोगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। होता क्या है इस सिनेरियो में कि ये आपका जो ब्लॉक है, इसको थ्योरी में डिटेल में हम आपको कवर करते ही हैं, पर यहाँ पे क्रैश कोर्स में मैं आपको ऐसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया है, यहाँ पे आपका जो फोर्स एफ लगाएंगे और आपकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में अगर मूव करने की है तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड हेंस आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है, इसलिए प्लस और माइनस हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। इस तरह का सवाल अगर देखने को मिले तो इसको ध्यान रखना। ऑलराइट, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल है, क्वेश्चन से द फोर्स ऑफ 98 न्यूटन 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम ओवर आइस। आपको 98 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत है एक 100 किलोग्राम के ब्लॉक को जस्ट आपका मोशन स्टार्ट करने के लिए। सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वो हमें बताना है कि रेस्ट से उसको आप मोशन में लेके आ रहे हैं तो उस दौरान कितना आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहा होगा, सो दैट बेस्ड ऑन दिस डेटा हमें कैलकुलेट करना है। तो सिनेरियो बड़ा सिंपल है कि ये आपका ब्लॉक है जिसका मास 100 kg है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई किया, पीछे की डायरेक्शन में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस मैक्स वो आपका लगा होगा और उसने आपको रोका मूव करने से जब तक आपका फोर्स 98 न्यूटन नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ एस मैक्स है उसकी वैल्यू है वो हो जाएगी 98 न्यूटन। नाउ मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं म्यू एन, तो ये हो जाएगा आपका म्यू एन विल बी इक्वल टू 98। नाउ इस केस में एन जो है आप अगर यहाँ पे एफ बी डी बनाएंगे तो इस केस में एफ बी डी बना के नीचे तो आप लिखेंगे एम जी और ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, एन की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम जी इज इक्वल टू 98 न्यूटन। इसके बेस पे हम कह सकते हैं जो आपका म्यू आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 98 डिवाइडेड बाय एम जी। सो दिस विल बी इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय एम अपने को दिया हुआ 100 kg मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 98 दिया हुआ है इसलिए हम 9.8 ले लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा आपका। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 98 से 0.98 डिवाइड करके बन जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है। तो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी 0.1 दिस वुड बी आवर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज इन द फिगर शोन ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। अब यहाँ पे नोटिस करना वेट 10 न्यूटन दिया हुआ है, इसका मतलब आपका एम जी जो है वो 10 न्यूटन है, डब्ल्यू दिया हुआ आपने को। रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज आपको म्यू एस जो उसकी वैल्यू 0.4 दे रखी है। अ फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप
द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन, आपको अगर 3.5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे इट विल कीप आपका जो ब्लॉक है उसको यूनिफॉर्म मोशन में। वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, आपका 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, देन द ब्लॉक विल, हमारे ऑप्शन है move over the surface with constant velocity, move having a accelerated motion over the surface, not move, या first move with constant velocity for some time and then move, then will have accelerated motion। ना इस केस में सारे सवालों में जब भी आपके फ्रिक्शन के ऐसे सवाल आएँ, सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए हमें एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट। तो यहाँ पे अपने को एफ एस मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करना हो तो एफ एक्स मैक्सिमम यहाँ पे म्यू एन होएगा, और यहाँ पे क्योंकि और आपका एन की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में आप इसको लिखोगे म्यू एम जी। तो आपकी एफ एस मैक्सिमम जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई म्यू हो गया आपका स्टैटिक 0.4 मल्टीप्लाइड बाई अपने को 10 दिया हुआ है, यानी कि हो गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। 4 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी आपकी चीज़ें मूव करेंगी, और क्योंकि यहाँ पे अपना फोर्स अप्लाइड इज 3 न्यूटन, इसका मतलब है आपका ब्लॉक विल नॉट मूव, ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। इसको हिलाने के लिए आपको 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए, आप 3 लगा रहे हैं, मूव नहीं करेगा। ऑलराइट, इस केस में जो आपका 3.5 जो डेटा हमें दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन वंस इट हैज सेट इन मोशन, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का सिनेरियो है कि आपका बॉडी एक बार मोशन में आ गई है, उसके बाद सिर्फ 3.5 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए, पर बॉडी को मूव करने के लिए 4 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए। ठीक है, चाहो तो इस डेटा के बेसिस पे आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। तो ये आपका जो बॉडी है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया है 3.5 न्यूटन, और यूनिफॉर्म मोशन आपको वो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एफ के है, सो ये 3.5 न्यूटन है, यानी कि एफ के की जो वैल्यू है, ये सवाल में चाहिए नहीं, बस हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे एफ के की जो वैल्यू है इसको आप लिख दोगे म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एम जी, एन की वैल्यू बराबर इसके हो जाएगी 3.5, यानी कि म्यू जो के आया काइनेटिक, सो दैट विल बी इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय एम जी, और एम जी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.35, यानी कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 3.5 है। इस वजह से आपको सिर्फ 3.5 का ही फोर्स चाहिए वंस बॉडी मोशन में है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन 3 न्यूटन पे बॉडी विल नॉट मूव। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। मैं जानबूझ के सवाल इसलिए कर रहा हूँ जिससे यहाँ पे मैं डिराइव भी करके देख सकें इसको। क्वेश्चन से यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन अ टेबल, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, उस केस में देन द मैक्सिमम लेंथ एल ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लाइडिंग डाउन क्या होएगा। तो सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये सिनेरियो ये है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए आपकी टेबल है, और इस टेबल के ऊपर आपकी एक रोप ऐसे लटकी हुई है। ठीक है, रोप है जिसका मास m है, लेंथ आपकी l है टोटल। ठीक है, ये आपकी रोप है। अब हमारा सवाल ये है कि टोटल लेंथ l है, तो ये जो l पोजीशन होएगा, या इसको l बाय n कह लेते हैं, ये जो पोजीशन होएगा ये कितना सेफली आप यहाँ पे रख सकते हैं, सो दैट यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका, फ्रिक्शन फोर्स वो रोक ले इसको गिरने से। बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चेन हल्की सी भी लटकी होगी, स्लाइड होकर करके नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसको रोकने वाला फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे मैं सवाल ये है कि ये L हमें बताना है कितना होएगा, सो दैट इसको एक काम करते हैं, इजी डिस्प्ले उसके लिए इसकी वैल्यू को हम x कह लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी लंबाई x है वो आप नीचे लटकी रहे तो आपका फ्रिक्शन उसको रोक पाएगा। ना इस केस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस सिनेरियो में ये जो आपका ये जो चेन जो ऊपर लटकी हुई है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा, तो यहाँ पे जो आपका एफ एस होएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन को आप यहाँ लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इसका एम जी, एम डैश जी। टोटल एम नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज पूरा मास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो रस्सी सिर्फ बची हुई है उसका मास है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अगर हम कह दें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी लैम्डा डिफाइन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं एम बाई एल, यानी कि टोटल रस्सी आपकी एम मास की एल से डिवाइड कर दिया, तो आपको एक छोटे से एलिमेंट की डेंसिटी आपको पता चल गई, मास डेंसिटी। सो इसको आप लिख सकते हैं एम डैश विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे म्यू लैम्डा, लैम्डा आपकी डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आपकी लेंथ है एल माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी। ये आपका थोड़ा इसके ऊपर आ गया, पर भावना समझ गया आप, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ गया।
ना यहाँ पे नीचे जो ब्लॉक लटका हुआ है उस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो वो ब्लॉक आपका इसको नीचे खींच रहा है, उसका यहाँ पे खींचने वाला फोर्स लगेगा आपका mg, राइट। और इस mg को अगर आप लिखेंगे तो ये जो mg है इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स जी। ये लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स इसका मास हुआ, जी आपकी लेंथ हो गई। तो यहाँ पे अपने को चाहिए कंडीशन के चेन आपकी स्टेबल रहे, तो एफ एस दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका ये जो m2g है, m2g क्या लेते हैं इसको, m2g, राइट, ये m2g है। ये फ्रिक्शन फोर्स इससे या तो ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग केस में बराबर, तो बस ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा म्यू लैम्डा एल माइनस एक्स जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका ये m2g आया, m2g को आप लिख देंगे ये आ जाएगा आपका लैम्डा एक्स जी, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम एक्स पे और जी आपका लैम्डा जी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, राइट ना। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा म्यू एल इस तरफ माइनस म्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये आ गया एक्स नो, इसको उस तरफ लेके जाएं तो ये आ गया म्यू एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू होगी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। ये आपका एक्स की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, दिस विल बी आवर फाइनल राइट आंसर। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। Question says to the blocks A and B are arranged as shown in the figure. The pulley is frictionless. Mass of A हमें दिया हुआ है 10 kg, तो इसका मास आपका 10 kg है। The coefficient of friction of A with the horizontal surface, यहाँ पे जो coefficient दिया हुआ है वो अपने को 0.2 दिया हुआ है। The minimum mass of B, इसका मास हमें बताना है, मिनिमम मास कितना हो टू स्टार्ट द मोशन विल बी, इसका मास कितना हो सो दैट आपका मोशन स्टार्ट हो जाए। हमारे ऑप्शन है 2 kg, 0.2 kg, 5 kg या फिर 10 kg। नाउ इस केस में जो आपका सबसे पहले फ्रिक्शन के सवालों में सबसे पहला स्टेप जो आपका हमेशा होना चाहिए वो है एफ एस मैक्सिमम कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे जो आपका एफ एस मैक्सिमम आएगा वो होएगा आपका म्यू एन, और म्यू एन क्योंकि यहाँ पे आपका नीचे एम जी और ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल आपका एम जी के बराबर होएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी और एम ए का, राइट। सो यहाँ पे आपका एफ एस मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू हो गया आपका 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एम अपने को दिया हुआ है 10 kg और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू आपका 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है जो कि रोकेगा, ठीक है। अब इसको मूव करने के लिए हमें जो आपका फोर्स है, जो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट फोर्स शुड बी मोर देन 20 kg। सो आपका एम जी जो है एम बी जी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सो एम बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 किलोग्राम। सो आपका मिनिमम 2 किलो का वजन होएगा, तो आपकी बॉडी एग्जैक्ट 2 किलो का, तो बॉडी तैयार है चलने को। 2.001 कर देंगे तो चलना शुरू हो जाएगा। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 2 kg, दिस वुड बी द राइट आंसर। नाउ अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज नीट का 2019 का सवाल है। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये आपका एक ड्रम है, उसके 1 मीटर के मास आपका कॉन्टैक्ट में है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल आपको 0.1 दिया हुआ है। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विल बी। जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं और ये अपने 4 ऑप्शन है। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक है या एक बंदा है ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस है, ऐसे करके आपकी ओमेगा से सिलेंडर घूम रहा है और ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ब्लॉक आपका यहीं पे टिका रहे, ठीक है। इसके अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इसके एफबीडी में हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि आपका ब्लॉक नीचे तो उसका लगा फोर्स mg, और यहाँ पे आपका वॉल की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, जिसको आप लिखोगे m
आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ एस, और एफ एस की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू एन, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन। नाउ एन की वैल्यू आपके एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स एम जी से ज़्यादा होना चाहिए या जस्ट बराबर होना चाहिए, सो दैट ब्लॉक आपका टिका रहे। सो वी विल से एफ एस वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। एफ एस की वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू आपका म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय म्यू आर, ठीक है। और ओमेगा का स्क्वायर अगर आप हटाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम डेटा फिट कर दें तो आपका जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा का ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। डेटा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जी तो हो गया 10, आर म्यू आपको दिया हुआ है 0.1, तो उसको 10 टू द पावर -1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर आपको दिया हुआ है 1 मीटर, राइट। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, बिकॉज ये 10 टू पावर -1 ऊपर जाके 100 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी 10 रेडियन पर सेकेंड, दिस वुड बी आवर राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू, आपका मेंस का सवाल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। 10 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए आपको ऐसे, सो दैट इस ब्लॉक को हम यहाँ पे होल्ड कर सकें। कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, यहाँ पे अपने को कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में ये 0.2 दिया हुआ है, राइट। द वेट ऑफ द ब्लॉक है, आपको बताना है इसका वेट कितना होएगा, और हमारे ऑप्शन हैं या 2 न्यूटन, 20, 50 या फिर 100 न्यूटन। ना इसकी अगर वेट की बात करें, इसका अगर हम एफबीडी बनाएं तो यहाँ तो नीचे आपका mg यानी कि इसका वेट अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे अप्लाई किया है, और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल की दीवार से नॉर्मल फोर्स मिला होगा, और ऊपर यहाँ पे आपका एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ना इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी, ये अपनी फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हो जाएगी म्यू एन, और म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप म्यू एन लिख लेंगे, और म्यू एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है आपका दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू हो गई आपकी म्यू कितना दिया हुआ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन। एन यहाँ पे इसलिए बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल और 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है, तो दोनों बराबर होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपका वेट जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका 2 न्यूटन, यह वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2015 के नीट के एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन सेज अ प्लैंक विद अ बॉक्स एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज अबाउट द अदर एंड, as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip। जैसे 30 डिग्री पहुंचता है आपका बॉक्स स्लिप करना स्टार्ट करता है, ये जो यहाँ पे हमने डब्बा रखा हुआ है इस पे ये थीटा एंगल है, इसको हम बढ़ाए जा रहे हैं, और जैसे 30 डिग्री पहुंचा ब्लॉक ने स्लाइड करना स्टार्ट किया, उसकी टेंडेंसी हुई मूव करने की, एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। उसके बाद जब वो मूव करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद 4 मीटर उसने 4 सेकेंड में कवर कर लिया। सवाल है कोविशेंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रेस्पेक्टिवली, और ये 4 अपने ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। अगर हम पहले वाली कंडीशन को कंसिडर करें कि 30 डिग्री पे उसने जस्ट मूव करना चालू किया है, तो इससे अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे जो म्यू होएगा दैट विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि यहाँ पे आपका ब्लॉक जस्ट मूव करना चालू किया है। नाउ tan 30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3, और इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू √3/3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 को आप लिख सकते हैं 1.732, ईजी कैलकुलेशन के लिए इसको लिख सकते हैं 1.8 लगभग, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 0.6 की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली 0.58 आता है, तो इसके बेसिस पे म्यू एस जो है आपका वो 0.6 आ गया। तो इसका मतलब है अगर हमें पहले स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है तो या तो ये राइट आंसर है या फिर ये राइट आंसर है, या आपका 0.6 की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद हमें बताना है म्यू के क्या होएगा। नाउ म्यू के बताने के लिए अब हम सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम कह रहे हैं 4 मीटर उसने 4 सेकंड में कवर किया है, और हमने ये अज्यूम किया है कि रेस्ट से चालू हुआ है, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज यू आपका 0 है। एस आपका हो गया 4 विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि ए जो है उसकी वैल्यू हो गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 कैंसिल हुआ 1/2। तो एक्सेलेरेशन हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना ये बात अपने को पता है कि बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है उस केस में आपकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है ए, उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अपने को पता है 30 डिग्री है, अपने को इस म्यू की वैल्यू बतानी है क्या होएगा। ए की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, बस डेटा रख के ये वैल्यू भी आ जाएगी। सो इसका जब हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू होगी आपकी 1/2 विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 1/2 माइनस म्यू ये अननोन है मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा यानी कि √3/2। सो इसको इधर लाएं तो ये बन जाएगा आपका 5√3 मल्टीप्लाइड बाय म्यू। इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाएं, सो दिस विल बी इक्वल टू ये बचेगा आपका 5 माइनस हाफ, या इसको लिख लो 10/2 माइनस हाफ, तो ये बचा आपका 9/2। ठीक है, 10/2 माइनस हाफ, तो ये बचा 9/2, यानी कि विच इम्प्लाइज आपका जो म्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9/2 और डिवाइडेड बाय 5√3। इसको कैलकुलेट करके अपने को वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सो √3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, सो ये वैल्यू आ गई 9√3 डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा 3, तो ये वो आपका हो गया 15 इंटू 3 30। राइट, सो ये √3 है। ठीक है, तो नीचे बचा 3 3 15 30, एक 3 कैंसिल कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 6 नहीं 3 कैंसिल कर रहे हैं हम। सो ये बनेगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाय 10। √3 को फिर लिखेंगे 1.732, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 की वैल्यू आ जाएगी। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, क्वेश्चन से द 60 kg बॉडी इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट 60 kg बॉडी is pushed with just enough force to start it moving across a floor, and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static friction and sliding frictions are 0.5 and 0.4 respectively. सवाल है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी कितना होएगा। नाउ इस केस में अपने को सिनेरियो ये है कि ये आपका ब्लॉक, इस ब्लॉक को आपने एक फोर्स एफ अप्लाई किया, वो जस्ट इनफ है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ओवरकम कर दे। वही फोर्स आगे कंटिन्यू हुआ है और आपकी बॉडी उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव की है। ना शुरू में इसको मूव करने के लिए तो एफ एस मैक्सिमम चाहिए होगा, पर जब बॉडी मूव करनी स्टार्ट हो गई उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा सरफेस पे वो आपका एफ के आ जाएगा, और एफ के की वजह से जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी उसकी वजह से आपका जब बॉडी मूव कर रही है तो एक एक्सेलेरेशन आएगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी। एफ एफ मैक्सिमम को आप लिखोगे म्यू एन और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू एम जी, फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ पे नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू है म्यू एन, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का मास दिया हुआ है 60 kg और जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लेते हैं। सो ये आपकी वैल्यू हो गई 300 न्यूटन। तो ये आपका एफ एस मैक्सिमम है, और इसका मतलब ये कि इतना ही आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 300 न्यूटन, बिकॉज इतना ही फोर्स रिक्वायर्ड था, मिनिमम था, जिसकी वजह से बॉडी मूव करना चालू करेगी। ना इसके बाद जब हम बॉडी को मूव कर रहे हैं तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट विल कम इनटू पिक्चर। सो एफ के की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू अगेन म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के जो आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 बिकॉज आपको वो दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 24, ये हो जाएगा आपका 240 न्यूटन। नाउ दिस इज माय रिटार्डिंग फोर्स, ये मेरा वो फोर्स है जो मेरा मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। अप्लाइड फोर्स आपका 300 न्यूटन है, ये आपका रोकने वाला फोर्स है। तो इसके बेसिस पे अगर हम अब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ए विल बी इक्वल टू आपका एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। एफ नेट है वो आपका हो गया 300 न्यूटन माइनस 240 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास यानी कि 60, और ये बना 300 माइनस 240 यानी कि 60 डिवाइड बाय 60
यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से आपकी बॉडी मूव करेगी, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वुड बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज अ फायरमैन ऑफ मास 60 kg स्लाइड्स डाउन अ पोल, ही इज प्रेसिंग द पोल विद द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। तो 60 kg उसका मास है और वो 600 न्यूटन से उस पोल को ऐसे पकड़े हुए हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स एंड द पोल इज 0.5। विद व्हाट एक्सेलरेशन, आपका क्या एक्सेलरेशन होगा जिससे आपका फायरमैन नीचे आएगा उस पोल पे, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका पोल और आपका फायरमैन जो है वो ऐसे पकड़ के ऐसे करके इस पे नीचे स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, ठीक है। और आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होएगा, दिस द सिनेरियो। तो इसका अगर हम फायरमैन का एफबीडी बनाएं, तो नीचे तो आपके फोर्स अप्लाई हुआ जिसको आप कहेंगे mg, ऊपर आपके फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होएगा। ये ब्लॉक आपको यहाँ पे इसने एक जो फोर्स लगाया है यहाँ पे अप्लाई किया है, वही आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स है उसको आप लिखोगे यहाँ, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन। और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जो आपका फोर्स लगा mg माइनस एफ एस डिवाइडेड बाय मास, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ना यहाँ पे एफ एस की वैल्यू लिख दें तो एफ एन जो है ये हो जाएगा आपका mg, इनफैक्ट ये m कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा g माइनस एफ एस बाई एम। सो एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हो गई g माइनस एफ एस जो है, एफ एस की वैल्यू आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आएगा म्यू एन, एन होएगा एफ के बराबर, एफ आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो हो गया 600 न्यूटन। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय आपका मास, मास हो गया आपका 60 kg है, राइट। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, जी को आप 10 ले लें माइनस म्यू, म्यू कितना है अपना 0.5, तो ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 60। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 आएगा डिवाइड बाय 2 हो गया 5 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 10 माइनस 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वुड बी माई राइट आंसर। चलो अगला सवाल। क्वेश्चन सेज अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। तो यहाँ पे अपर हाफ है वो तो आपका थीटा इंक्लिनेशन है वो परफेक्टली स्मूथ है, दूसरा लोअर हाफ जो है वो आपका रफ है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट टॉप कम्स बैक टू द रेस्ट एट द बॉटम if the coefficient of friction for the lower half is given by, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ना सिनेरियो ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा है, पहला हाफ पोर्शन है ये तो रफ है, राइट। और एक बॉडी आपकी यहाँ से स्लाइड करना चालू की, ये वाला नहीं सॉरी उल्टा हो गया, दोबारा बनाते हैं इसको, ठीक है। सो सिनेरियो ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, तो पहला जो हाफ है ये तो आपका स्मूथ है, राइट। दूसरे वाला पोर्शन है ये आपका रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन आपका म्यू है, म्यू की वैल्यू थीटा के टर्म में बतानी है, जो 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। एक ब्लॉक आपका यहाँ से मूव करना चालू किया, जब वो यहाँ से मूव करेगा, लेटर से इसकी लेंथ 2l है, तो ये आपकी लेंथ l है, ये आपकी लेंथ l है, ये l और l मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो जब ये मूव करना चालू करेगा, इस जगह पे आके आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। सो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ आ जाएगी स्मूथ सरफेस की वजह से। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन आया, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो वेलोसिटी, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, यहाँ पे आपकी फाइनल आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। हमें इसके बीच में थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन बताना है। मुश्किल नहीं है सवाल, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो पहले वाली मल्टीपल टाइम आपको काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो पहले वाली जर्नी की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आपका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होएगा। सेकेंड वाली जर्नी जो है उसमें आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आपका इस वाली जर्नी में एक्सेलरेशन होएगा। ना इस केस में अगर हम पहले वाले केस की बात करें, तो पहले वाले केस में जब आपका u0 है, ये v बताना है कितना होएगा, l लेंथ चलने के बाद, टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेट से हम v1 नाम दे देते हैं। तो आपकी जो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, ये आप यहाँ पे टर्म यूज़ कर सकते हैं। इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपके नोट्स के लिए। ये आपकी इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे v1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2, ये इसको आप लिखो g
साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल, ये आपकी v1 की वैल्यू हो गई। v1 स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे तो इसकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। ना इसी केस में जब हम सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी v1 अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी, अगेन ये इक्वेशन दोबारा यूज़ कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, आप ये लिखेंगे, s की वैल्यू l आ जाएगी। सो ये हो गया 0, विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं 2g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस हाफ, नहीं हाफ की 2 आता है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, ये लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय s, यानी कि l हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड, ये भावना यहाँ पर समझ गए, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, दोनों से कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, l भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी जो इक्वेशन बचेगी, ये बचा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया ये साइन थीटा, इस वाले में 2 कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, ये आया प्लस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। म्यू कॉस थीटा को इधर लेके आओ तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, डिवाइड कर देंगे तो म्यू आ गया आपका 2 टेन थीटा, ये आपके म्यू की वैल्यू हो जाएगी। सो विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यू इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, दिस विल बी आवर फाइनल राइट आंसर। ऑलराइट, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज, आपका जो अगला सवाल है, ऑलराइट, क्वेश्चन सेज a body is sliding down an inclined plane having coefficient of friction as 0.5. if the normal reaction is, ये जो अपने कंडीशन देख रखी है कि if the normal reaction is twice that of the resultant downward force along the incline, सवाल है द एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 15, 45 या फिर 30 या 60। नाउ सिनेरियो अपना ये है कि ये बॉडी है आपकी, ऐसे थीटा डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, इस पे नीचे स्लाइड करके ऐसे आ रही है। नॉर्मल की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। नाउ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो आएगा, इस केस में आप लिखोगे नॉर्मल इज इक्वल टू ट्वाइस रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ये आपका नॉर्मल इसके ट्वाइस है। नाउ नॉर्मल की वैल्यू को आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस, mg कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, mg, ये बचा साइन थीटा माइनस म्यू g कॉमन आ गया कॉस थीटा, ये आपकी वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ से mg कैंसिल हो जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड बचा आपका म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यह है आपका साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ, इसको इधर ले आओ तो ये बन गया आपका म्यू 2 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, डिवाइड कर दें तो यानी कि आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू आ गया। ना यहाँ पे म्यू की वैल्यू अपने को 0.5 दे रखी है, तो इसको 0.5 डाल देंगे, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, 45 डिग्री। सो ऑप्शन सी 45 डिग्री वुड बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से 2 किलोग्राम मास, 2 kg मास स्टार्ट्स ऑफ रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस विद इंक्लिनेशन एंगल 30 एंड लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर का आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, 2 किलोग्राम वो उसका मास है, और रेस्ट से वो चलना शुरू हुआ है और सरफेस आपकी स्मूथ है। हाउ मच विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस विद द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ 0.25। तो उसके बाद सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से आपकी बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, थीटा एंगल है, थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 30 डिग्री, 2 किलो का मास है, 2 मीटर इसकी लेंथ है, और ये ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रिक्शन वाली सरफेस मिल गई। सवाल ये है कि यहाँ पे कितना एस डिस्प्लेसमेंट उसका होएगा बिफोर यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हमें एस की वैल्यू बतानी है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। हमारे ऑप्शन है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 2 मीटर। नाउ ये ब्लॉक जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे आप वेलोसिटी निकाल ले कितनी आएगी। तो इसकी वेलोसिटी के लिए आप लिखेंगे, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा।
सो इसकी वैल्यू हो जाएगी g10 ले लेते हैं, साइन थीटा है आपका 30, सो साइन 31 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलेरेशन होएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलेरेशन होएगा इस केस में। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, टाइम का कोई लेना देना नहीं है तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं v² विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है वो अपने को यहाँ पे 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। सो ये जो v² है इसकी वैल्यू हो गई 20, ठीक है, 20 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। v² है तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये v² की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ना यहाँ पे जब वो चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन महसूस हुआ है, उस फ्रिक्शन की अगर हम वैल्यू निकालें तो इस केस में क्योंकि आपकी सरफेस रफ सरफेस है तो यहाँ पे आपका Fs जो आएगा या स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg। और एक्सेलेरेशन की बात करोगे, रिटार्डेशन जो वो होएगा वो आपका वो आएगा माइनस साइन लगा के, दिस विल बी इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय m, यानी कि म्यू g आपका यहाँ पे रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ जो आपकी फाइनल वेलोसिटी लिखनी है आपको v² दैट विल बी इक्वल टू v1² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू g मल्टीप्लाइड बाय s। इस s की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा, है। तो v2² है ये 0 हो गया, v1² की वैल्यू अपनी 20 है, यहाँ पे आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू अपने को दे रखा है 0.5 यानी कि 1/4 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय g को 10 रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय s, इसको इधर लाएँ उसको इधर ले जाएँ, सो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय s विल बी इक्वल टू 20 विच इम्प्लाइज s की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4 मीटर, मतलब 4 मीटर के बाद चलने के बाद वो जाके रुक जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज एंड गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times as much as time to slide 45 rough incline as it takes, so slide down a perfectly smooth 45 incline। तो आपका एक incline plane है जो 45 एंगल का है जो कि रफ है, उस पे टाइम जो लगता है और दूसरे वाले पे जो स्मूथ है दोनों पे n टाइम्स ज़्यादा है। कोविशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन क्या होगा, 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट इसका ध्यान रखना है वो है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/n²। मैं चाहूँगा अभी यहाँ पे इसको डिराइव कर दूँ आपके लिए, सो मिलके एक बार इसको डिराइव कर लेते हैं। सो ये 1/n² ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। tan थीटा की वैल्यू आपने 45 का एंगल रखा तो tan थीटा 1 हो गया, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ गया, बट ये कहाँ से आया इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये एक बार डिराइव करना आता हो तो वो का सवालों में काम आएगा। तो सिनेरियो यहाँ पे ये है कि आपके 2 इंक्लाइन प्लेन हैं, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल, ये आपका दूसरा इंक्लाइन प्लेन इसका भी थीटा एंगल, यहाँ पे आपका स्मूथ सरफेस लेंथ L, यहाँ पे आपका कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, इसकी भी लेंथ L है। तो जब एक आपका ब्लॉक सेम मास का ब्लॉक है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे उसको टाइम लगा मान लो t, यहाँ पे दूसरे वाला जो आपका फ्रिक्शन वाला सरफेस है वहाँ पे आपको टाइम लगा nt, n टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू बतानी है थीटा और n की टर्म में, ठीक है। सो ये आपकी सिनेरियो है, तो इसको यहाँ पे जो टाइम लगा और यहाँ टाइम लगा दोनों का रेशो आपका n है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे दोनों पार्टिकल आपके रेस्ट से चालू हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो पहले वाले केस में स्मूथ वाले केस में जो हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं L विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी आपकी g साइन थीटा t², ये आपकी वैल्यू हो गई। दूसरे वाले केस में जब वहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे तो उसमें सेकंड वाले उसमें लिखेंगे आप L विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ a जो है उसकी वैल्यू लिखी जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय n² t², बिकॉज वहाँ पे आपका जो टाइम लगा था nt टाइम लगा था तो हमने टाइम को दोनों को स्क्वायर कर लिया ना। इन दोनों इक्वेशन को पकड़ के अगर हम डिवाइड कर दें या दोनों को इक्वेट कर दें, बिकॉज ये भी लेंथ इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आपका हाफ और g दोनों कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और t² भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बचेगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आई आपकी साइन थीटा विल बी इक्वल टू
ये बचेगा आपका, ये हाफ कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर, ये वाला माइनस ये आएगा आपका म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। देखना कुछ मिस ना किया हमने, म्यू बचा, जी कैंसिल हो गया और ये हो गया एन स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आई। ना इस केस में अगर आप हमें क्या है कि म्यू की वैल्यू बतानी है तो इसको इधर ले आएँ, सो इसको इधर ले आते हैं, तो ये बचेगा आपका म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 1, ये इधर जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ना इसको एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो म्यू जो है उसकी फाइनल वैल्यू आ गई, ये आ गया एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा। सो म्यू जो है उसकी वैल्यू आ गई, ये बचेगा आपका टेन थीटा 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। ना इस केस में क्योंकि आपको टेन थीटा 45 दिया हुआ है, टेन थीटा 45 दिया हुआ है, तो टेन थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं चाहता था एक बार ये आपके लिए डिराइव भी हो जाए। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट इस रिजल्ट पे सवाल आपसे पूछे हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज अ बॉडी ऑफ 5 kg वेट केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, 5 kg वेट दिया हुआ है, 30 डिग्री आपका इंक्लिनेशन है, स्टार्ट स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सवाल है कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जी की वैल्यू हम 10 अज्यूम कर सकते हैं, ऑप्शन है 1/√3 या फिर 2/√3 या फिर 2√3। सिंपल सवाल है। अगर आपका ब्लॉक ऐसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ये आपका थीटा एंगल है, ब्लॉक आपका इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और थीटा आप ऐसे इंक्रीज किए जा रहे हैं और वो जस्ट आपका अगर मूव करना चालू किया है 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका म्यू दैट विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी कि म्यू की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आपकी 1/√3। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए 1/√3 दैट विल बी आवर राइट आंसर।